मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगङ्गाधरस्य पाठे भवतां स्वागतमस्ति। पुनरेकवारम् अस्माकं पाठः इदानीं प्रथमानने प्रवर्तते। तत्रापि रसविषये अस्माकं चर्चा अस्ति प्रवर्तमाना, यत्र रससामान्यलक्षणम् उक्त्वा रसानां सोदाहरणं निरूपणं च विधाय रसानां विरोधविषये आचार्यः इदानीम् उपन्यस्यति पण्डितराजः। तत्र वयं पठामः रसानां विरोधः कथं भवति। तत्र अस्माभिः ज्ञातं रसानां विरोधः द्विधा भवति। एकः स्थितिविरोधः, अपरः ज्ञानविरोधः। तत्र उभयोः विरोधयोः परिहारविधिमपि आचार्यः अत्र अबोधयत्। तत्रैव इदानीं वयं मध्ये वर्तामहे। अस्तु, अद्यतनपाठस्य प्रारम्भः भवति। पङ्क्तिरस्ति भूरेणुदिग्धान् इति। अस्तु, तो भूरेणुदिग्धान् इत्यादि काव्यप्रकाशगतपद्यकदम्बे तु प्रथमश्रुतबीभत्ससामग्रीवशात् बीभत्सचर्वणोत्तरं तत्सामग्र्याक्षिप्तनिःशङ्कप्राणत्यागादिरूपसामग्रीकस्य वीरस्य चर्वणे शृङ्गारचर्वणेति विवेकः। अयमस्ति ग्रन्थः। काव्यप्रकाशकार ने रस विरोध का जो परिहार बताया है, वहाँ पर विशिष्ट इन कई सारे पद्य बताए हैं। 3 पद्य हैं वस्तुतः, ये एक ही काव्य के हैं। तो वे लिखते हैं, तो उनका भी यहाँ पर बता रहे हैं कि बस इसमें बताने में इतना ही प्रयोजन है कि आचार्य जगन्नाथ ने जो उदाहरण दिया है आपको, उसमें जो क्रम है रसों का, उससे व्युत्क्रम यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक उल्टा क्रम है। आचार्य जगन्नाथ ने जो उदाहरण दिया ना, सुरांगनाभिरासलिष्टा व्योम्नि वीरा विमानगाह, यहाँ पर क्या होता है, पहले श्रृंगार की चर्वणा होती है, फिर वीर आता है और फिर बीभत्स की चर्वणा होती है। अब बता रहे हैं कि काव्य प्रकाशकार ने जो रस विरोध का परिहार बताया है, वहाँ पर जो पद्य है, वहाँ पर हमारा जो क्रम है वो ठीक उल्टा हो जाता है। माने पहले बीभत्स की चर्वणा होगी, बीभत्स की चर्वणा के बाद वीर उससे आक्षिप्त होगा वीर रस, और उसके बाद होगा वहाँ पर श्रृंगार। ठीक है, तो ये क्रम वहाँ पे रहेगा। त्रयः श्लोकाः सन्ति, अतः पद्य कदम्बः अस्ति। कदम्बो नाम समूहः। ठीक है, कदम्ब माने समूह, तो पद्य कदम्ब माने पद्यों का समूह। तो वहाँ पर 3 पद्य हैं वो। भूरेणुदिग्धान् नवपारिजात मालारजो वासित बाहुमध्या गाढ़ं शिवाभिः परिरभ्यमाणान् सुरांगनाश्लिष्टभुजान्तरालाः संशोणितै इत्यादि और 2 पद्य हैं। ऐसे करके 3 पद्य हैं कुल। तो तस्मिन् पद्य कदम्बे, है ना, इत्यादि काव्य प्रकाशगत पद्य कदम्बे, तत्र रस दोषयोः परिहारं दर्शयता आचार्य मम्मटेन इमानि पद्यानि उदाहारिषत। अस्तु, 3 तेषां कदम्बे तु, उनके समुदाय में तो क्या होता है, प्रथम श्रुत बीभत्स सामग्री वशात। तो आप देखते हैं पहला जो श्लोक है, उसका जो पहला प्रथम पद्य वो पाद है, उसमें बीभत्स की सामग्री आपको श्रुत होती है, बीभत्स की सामग्री का लाभ होता है। तो प्रथम श्रुत बीभत्स सामग्री वसात बीभत्स चर्वणोत्तरम, तो पहले बीभत्स की सामग्री आने से बीभत्स रस की चर्वणा होगी, उसके बाद उसकी सामग्री से आक्षिप्त होगा वीर रस। तो वीर रस में क्या ज्ञान रहेगा, तो निःशंक प्राण त्यागादि रूप सामग्री कस्य, है ना, बिना किसी भय या शंका के प्राण त्याग कर दिए यहाँ पर वीरों ने। वस्तुतः यहाँ पर कथा क्या है वो समझ लीजिए थोड़ा सामान्य रूप से, कि स्वर्गांगनाएं हैं, स्वर्ग स्त्रियां जो हैं अप्सराएं, वो
युद्ध में मृत वृत्तांत समान है, जैसा कि आपने पंडित राज के श्लोक में देखा था ना, सुरांगना विरासलिष्ट इत्यादि पद्य में जो वृत्तांत था समान ही यहाँ पर है। तो वो उनको लेकर के जा रही हैं, है ना, वीरों को लेकर के जा रही हैं। आत्मरूप जो वीर हैं, अभी शरीर से मुक्त आत्मा जो हो गई है जिनकी, ऐसे वीरों को लेकर के स्वर्ग में जा रही हैं अप्सराएं। और धरती पर उनके क्या हैं, शव पड़े हुए हैं जिनको ये कुरुष्टियाँ जो हैं वो आलिंगन कर रही है। ठीक है, अब शिवा माने वही श्रीगाली, तो वो उसको आलिंगन कर रही हैं उन शरीरों को जो मृत शरीर पड़े हैं उन वीरों के धरती पे। ठीक है, तो वो जो स्वर्गांगनाएं हैं वो अपनी अंगुली से दिखा रही हैं वीरों को कि देखो आपके शरीर कैसे, आपके शरीर के साथ किस प्रकार से दुष्कृत्य किया जा रहा है धरती पर, देखिए। तो ऐसे देहों को देख रहे हैं जिन देहों को इंगित कर रही हैं स्वर्ग स्त्रियाएं विमान से। ठीक है, और उनकी क्या हो रही है, संवीजनादि भी कर रही हैं। तो माने वहां पर स्वर्ग स्त्रियां उनकी सेवा कर रही हैं और उनको दिखा रही हैं कि देखो आपका जो शरीर है उनके साथ किस प्रकार का दुष्कृत्य हो रहा है धरती पर। तो ये इस प्रकार का वृत्तांत है। ठीक है, अंतिम में आता है स्वदेहान पतितान अपश्यन। ठीक है, ये जो वीर हैं, विमान पर्यंक तले निषण्णाः वीराः स्वदेहान पतितान भूमौ पतितान न रणक्षेत्रे पतितान निजान देहान अपश्यन। वीर लोगों ने अपने देहों को देखा, ऐसा वृत्तांत है। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि पहले विभत्स की सामग्री है, सबसे पहले यही आता है, भूरेणु दिग्धान नवपारिजात माला रजो वासित बाहुमध्या गाढ़म शिवाभिः परिरभ्यमाणान, है ना, गाढ़म शिवाभिः परिरभ्यमाणान। एकदम जो श्रृगालियां हैं ना वो गाढ़ आलिंगन कर रही हैं इनका। तो गाढ़ आलिंगन क्यों कर रही हैं, वो इनकी प्रेमिकाएं नहीं है, वस्तुतः वो मांस लोभ से आई हैं इनके पास। ठीक है, मांस भक्षण के लोभ से। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बीभत्स की सामग्री आती है, तो पहले बीभत्स रस की चर्वणा होगी, फिर उसके विरोधी रस की चर्वणा होती है जो है श्रृंगार। लेकिन उनके मध्य में एक बीभत्स की सामग्री से ही आक्षिप्त होता है एक रस, उसका नाम है वीर रस। वो क्या है, तो निशंक प्राण त्यागादि रूप सामग्री। यहाँ पर ये भी व्यंग्य होता है अर्थ कि अपने जो वीर हैं उनमें कोई ऐसा विषाद नहीं है ना, निशंक प्राण त्याग किया है उन्होंने, तो अब वो प्रसन्न है, उत्साह है उनमें एक, तो उससे वीर रस का ज्ञान होता है। उसके बाद जो है वो श्रृंगार सामग्री के द्वारा श्रृंगार रस की चर्वणा होती है। तो यही बताया था कि ज्ञान विरोध स्थल में भी, अब यहाँ पर क्या है, ज्ञान विरोध है इनका, है ना, बीभत्सस्य ज्ञानम श्रृंगार ज्ञानस्य प्रतिबंधकम अस्ति, अतः बीभत्सात् परम साक्षात् श्रृंगारस्य उपन्यासः न कर्तुं शक्यते कविना, है ना, यतो हि बीभत्सस्य ज्ञानम प्रतिबंधकम अस्ति, अतः सोत्तर जायमानं श्रृंगार रस ज्ञानम प्रतिबध्नाति, यदि साक्षात् बीभत्सादुत्तरम श्रृंगारः उपन्यस्यते कविना। ठीक है, इसीलिए क्या करना चाहिए, तो बोले किसी बीच में इन दोनों के मध्य में कोई उदासीन रस की योजना कर दीजिए, यह उभयोः अविरोधी स्यात्, बीभत्सस्यापि पुनः उत्तरं जायमानस्य श्रृंगारस्यापि यह अविरोधी स्यात्, तादृशस्य उभयोः अविरोधिनः रसान्तरस्य मध्ये योजना कार्या। वही बता रहे हैं कि बीभत्सस्य चर्वणायाः उत्तरं वीरस्य चर्वणा भवति, तस्य च चर्वणे सति श्रृंगारस्य चर्वणा भवति इति विवेकः। तो एवं अत्रापि ज्ञान विरोधः नास्ति। अस्तु, बीभत्स श्रृंगारयोः यतो हि मध्ये तयोरविरोधी वीरः अत्र योजितः। अस्तु, तो एवं अत्र विरोधः परिहृतो भवति। ठीक है, अब उपसंहार करते हैं इस विषय का और बोलते हैं, इत्थं च उदासीन चर्वणेन प्रतिबंधक ज्ञान निवृत्तौ निष्प्रत्युः प्रतिबद्ध चर्वणोदय इति फलितोर्थः। अब वस्तुतः होता क्या है,
यत्र द्वयोः रसयोः ज्ञानविरोधः तत्र विरोधस्य परिहारः कथं भवति? हाँ, तत्र उच्यते, बता रहे हैं इत्थम च, इस प्रकार से हमने दो उदाहरण बताए ना, एकम तो पंडितराजेन अभिमतं यदस्ति तत् अपरम काव्य प्रकाशे यद उदाहृतमस्ति इति दृष्टान्तद्वयं दर्शितम तेन उदासीन चर्वणेन। तो आपने देखा दोनों ही स्थलों में पंडितराज ने जो उदाहरण दिया सुरांगनाभिलाषलिष्टा, उस उदाहरण में पहले श्रृंगार, फिर वीर और फिर बीभत्स। तो श्रृंगार और बीभत्स में यद्यपि ज्ञान विरोध था, लेकिन मध्य में उन दोनों का जो उदासीन है, अविरोधी रस है वीर रस, उसकी योजना कर देने से उनका जो नैसर्गिक ज्ञान विरोध था वो समाप्त हो गया। ठीक है। तथैव उदाहरणे काव्य प्रकाशगत उदाहरणे आदौ बीभत्सः तदनु वीरः तदनु श्रृंगारः। अतः तत्रापि बीभत्स श्रृंगारयोः मिथो विरुद्धयोः मध्ये उदासीनस्य वीरस्य योजनायाः विरोधः समाप्तो भवति। तो प्रतिबंधक ज्ञान निवृत्तौ, तो होता क्या है, मध्य में उदासीन की योजना करने से, उदासीन रस की उपन्यास करने से क्या होता है, तो बोलते हैं प्रतिबंधक ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। ठीक है। जैसे देखिए सुरांगनाभिलाषलिष्टम, इसी उदाहरण को लीजिए, सुरांगनाभिलाषलिष्टाः। ठीक है। आदौ श्रृंगारः अस्ति, तदनु वीरः, तदनु बीभत्सः। इदं मन्यन्ताम् अत्र मध्ये वीरः नास्ति। ठीक है। साक्षात श्रृंगार है और फिर बीभत्स है। तो यहाँ पर क्या होगा, बताया था ना कि श्रृंगार का जो ज्ञान है वो प्रतिबंधक ज्ञान है। ठीक है। और वो ज्ञान क्या कर देगा, बीभत्स के ज्ञान का प्रतिबंध कर देगा, तो बीभत्स रस का चर्वणा का उदय नहीं हो पाएगा। ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया, आपने मध्य में उदासीन रस की चर्वणा भी करा दी है ना, उससे क्या हुआ, प्रतिबंधक ज्ञान जो था वो निवृत्त हो गया। वस्तुतः क्या होता है, ज्ञान क्या है, आत्मा का असाधारण गुण है न्याय शास्त्र में। तो वो क्या है ना, वो भी ज्ञान नित्य तो होता नहीं है ना, वो भी तृक्षणावस्थाई है। उत्पद्यते तिष्ठति विनश्यति, है ना, उत्पन्न होता है, रहता है और नष्ट होता है, तो नित्य तो है नहीं वो भी। तो देखिए अब ध्यान दीजिए, पहला आया श्रृंगार, जो प्रतिबंधक जिसको आप मान रहे हैं बीभत्स के ज्ञान का, तो उस श्रृंगार का ज्ञान रहेगा, उसके मध्य में आएगा फिर वीर का ज्ञान। तो अब यहाँ पर बीभत्स से पहले कौन रह रहा है, बीभत्स, वीर का ज्ञान रह रहा है, श्रृंगार का ज्ञान साक्षात नहीं रह रहा है। तो क्या हुआ, उदासीन की चर्वणा करा देने से प्रतिबंधक जो श्रृंगार का ज्ञान था उसकी निवृत्ति हो गई अब। ठीक है। प्रतिबंधक ज्ञानस्य निवृत्तौ सत्याम। ठीक है। तो प्रतिबंधक ज्ञान कौन बन रहा था, तो सुरांगनाभिलाषलिष्टा, यहाँ पर श्रृंगार का ज्ञान प्रतिबंधक ज्ञान है, और काव्य प्रकाश के जो उदाहरण दिए उनमें बीभत्स का जो ज्ञान है वो प्रतिबंधक ज्ञान है। किसके लिए, श्रृंगार के लिए। तो उस ज्ञान की निवृत्ति हो गई। तो ऐसा हो जाने के कारण क्या हुआ, निष्प्रत्यूह, है ना, निष्प्रत्यूह अर्थात निरंतरायः, प्रत्यूह अंतरायः, विघ्नः, प्रत्यूह माने विघ्न, या है ना। तो निष्प्रत्यूह सन, निर्गतः या समाप्तः, प्रत्यूह नाम विघ्नः यस्य, है ना, प्रतिबंधकः यस्य। ऐसा होकर के क्या होता है, प्रतिबद्ध जो है उसकी चर्वणा का उदय हो जाता है। ठीक है। तो अब कौन यहाँ पर प्रतिबद्ध कौन हो रहा था, तो सुरांगनाभिलाषलिष्टा में देखिए बीभत्स का जो ज्ञान है वो प्रतिबद्ध था, और प्रतिबंधक कौन था, श्रृंगार का ज्ञान। तो प्रतिबद्ध जो है वो अब कैसा हो जाएगा, निष्प्रत्यूह हो जाएगा, उसका प्रतिबंधक समाप्त हो गया, प्रतिबंधक ज्ञान की निवृत्ति हो गई, तो अब कोई विघ्न नहीं है ना, तो निर्विघ्न हो जाएगा वो। ठीक है। निरंतराय हो जाएगा कौन, बीभत्स का ज्ञान जो प्रतिबद्ध है, तो वो जो प्रतिबद्ध है उसकी चर्वणा का उदय अब हो सकता है। ठीक है। क्योंकि वो निष्प्रत्यूह हो गया। निष्प्रत्यूह कैसे हुआ, क्योंकि हमने उन दोनों के प्रतिबंधक और प्रतिबद्ध ज्ञान के मध्य में एक उदासीन रस की योजना कर दी, जिससे उसका ज्ञान रह गया, और उसका ज्ञान रहने के कारण क्या हो गया,
इसकी प्रतिबंधकता समाप्त हो गई और अब इसकी प्रतिबद्धता समाप्त हो गई। उत्तर ज्ञान की यानी बीभत्स के ज्ञान में प्रतिबद्धता नहीं है और श्रृंगार के ज्ञान में अब प्रतिबंधकता नहीं है। ठीक है, तो प्रतिबध्यस्य बीभत्सस्य चर्वणायाः उदयः इति फलितोऽर्थः इति द्वितीयस्य रसविरोध परिहार विधेः फलितोऽर्थः। हमने जो आपको ज्ञान विरोध में परिहार विधि बताया उसमें ये उसका फलित अर्थ है। ठीक है, पुनः इतोपि विरोध विधिं दर्शयति, विरोधं दर्शयति, पुनः तस्य परिहार विधिम् उपदेक्ष्यति आचार्यः। अंगांगिनोः अथवा अंगिनि अन्यस्मिन् अंगयोः द्वयोः विरोधः न भवति। ठीक है, एक और परिहार विधि बता रहे हैं। देखिए, अगर किन्हीं दो विरुद्ध रसों में, ठीक है, चाहे उनमें स्थिति विरोध हो चाहे उनमें ज्ञान विरोध हो, ठीक है, कोई भी विरोध हो उनमें, दो रसों में अगर अंगांगी भाव आ गया तो विरोध समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अंगांगिनोः विरोधः न भवति इत्यत्र अन्वयः कर्तव्यः। ठीक है, षष्ठ्यन्तस्य पदस्य न विरोधः इति नयर्थे अभावे अन्वयः। अस्तु, अंगांगिनोः न विरोधः। ठीक है, अगर किन्हीं दो विरुद्ध रसों को आपने अंग और अंगी बना करके उनका प्रयोग किया है तो उनका विरोध समाप्त हो जाता है। अभी आगे बताएंगे उदाहरण से आचार्य। और या उन दोनों को अंगांगी नहीं बनाया, किसी उदासीन को अंगी बना दिया और उन दोनों को जो विरोधी रस हैं परस्पर जिनका विरोध है उन दोनों को अंग बना दिया उसके प्रति। ठीक है, तब भी क्या है, विरोध नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अंगत्व की अनुपपत्ति हो जाएगी। अगर विरोध अंगता में भी विरोध होगा तब अंगता उत्पन्न ही नहीं होगी, है ना। ऐसी दशा में भी अगर विरोध होगा तो, है ना, जैसे होता है ना कि कोई एक मालिक है, तो जिन दो व्यक्तियों की गांव में लड़ाई होती थी बहुत ज़्यादा, कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे, वो देखते नहीं थे एक दूसरे की तरफ, लेकिन उनकी जॉब लग गई किसी एक ही व्यक्ति, एक ही कंपनी में, एक ही मालिक के यहाँ पर। अब वो दोनों आराम से जाते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं। तो यद्यपि इन दोनों का परस्पर तो विरोध है, लेकिन दूसरे जो स्वामी है इनका मालिक, उसके प्रति इनका विरोध, उसके प्रति अंग होने के कारण इनका जो विरोध है वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दो और प्रकार हैं जिनसे विरोध का परिहार आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अंगांगिनोः विरोधः न भवति, पुनः एकस्मिन् अन्यस्मिन् रसे अंगिनि सति द्वयोः अंगभूतयोः रसयोः अपि विरोधः न भवति इति उभयम् उदाहरणेन दर्श्यते। ठीक है, अब देखिए, पहला बता रहे हैं कि जहां पर अंगी में विरोध नहीं होता, अंग और अंगांगी भाव रखने पर विरोध नहीं होता है, ऐसा पहला उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, देखिए, प्रत्युद्गता सविनयम सहसा सखीभिः स्मेरैः स्मरस्य सचिवैः सरसावलोकैः मामद्य मञ्जुरचनैर्वचनैश्च बाले हाले शतोऽपि न कथं वद सत्करोषि। कश्चित् नायकः स्वप्रेयसीं पश्यन् विलापं करोति। वस्तुतः अत्र विलापः न दृश्यते वचनेषु, परन्तु विलाप एव अत्र वृत्तान्तः तावानेव अस्ति। अग्रे वृत्तिशास्त्रेण भवन्तः ज्ञास्यन्ति। अस्तु, तो अब वो नायक क्या बोल रहा है अपनी प्रेयसी को। वस्तुतः यहाँ जो प्रेयसी है ना वो मर गई है ना, गतजीविता अस्ति। तादृशीं गतजीवितां प्रेयसीं पश्यन् कश्चित् ब्रूते प्रत्युद्गता सविनयं सहसा सखीभिः स्मेरैः स्मरस्य सचिवैः सरसावलोकैः मामद्य मञ्जुरचनैर्वचनैश्च। अच्छा, बोल रहे हैं पहले तो प्रत्युद्गता, माम प्रत्युद्गता, है ना, कैसे आई मेरे पास, तो बता रहे हैं कि सविनयम, विनय पूर्वक, है ना, सहसा सखी भी, है ना,
सखियों के साथ आ रही थी और मुझे देख करके प्रत्युद्गता, आगे आ गई उनमें से उत्कंठावशात, है ना, मुझे देख करके। और मुझे मेरा स्वागत कैसे करती थी? स्मेरै स्मरस्य सचिवै सरसावलोकैः, स्मरस्य सचिवैः स्मेरैः, है ना, किंचित हासयुक्तैः सरसावलोकैः, है ना, सरसाश्च ते अवलोकाः सरसावलोकाः तैः सरसावलोकैः, अर्थात विलक्षण कटाक्षैः, थोड़ा हंस करके देखती थी मुझे, है ना। और जो कि कैसे हैं कटाक्ष? स्मरस्य सचिवैः, कामदेव के सचिव हैं ये, है ना, कामदेव इनसे अपना कार्य कराता है। तो आप जानते हैं इसका साहित्य में इस प्रकार के बहुत सारे पद्य हैं जहाँ पर ये आप देखते हैं कि स्त्रियों के जो कटाक्ष होते हैं उनको काम का बाण कहा जाता है ना, कामदेव का बाण। तो ये क्या है? कामदेव के सचिव हैं। कामदेव इनसे अपना कार्य सिद्ध करता है। उसका कार्य क्या है? कामियों को पीड़ित करना, कामी जनों को पीड़ित करना, ठीक है। तो वो इनसे अपना कार्य कराता है। ऐसे इसके क्या हैं? कटाक्ष हैं, अवलोक हैं। और क्या है? मंजूरचनैः वचनैश्च, है ना। मंजू अर्थात मनोरमा रचना विन्यासः येषां तानि मंजूरचनानि वचनानि तैश्च मंजूरचनैः वचनैः। सुंदर सुंदर वचन बोलती थी पहले जब मैं इसके पास जाता था, लेकिन अद्य माम अद्य तादृशैः सरसावलोकैः पुनः मंजूर रचनैः वचनैश्च लेशतोपि कथम न सत्करोषि इति वद। हे नायिका, मतलब मरी पड़ी हुई अपनी पत्नी को देख करके ऐसे बोल रहा है कि पहले तो तुम इस प्रकार से मुझे, जब मैं पास आता था तो तुम सखियों के साथ होती थी और झट से मेरे पास आ जाती थी देख करके, और एक सरस कटाक्ष से और सुंदर मधुर वचनों से मेरा स्वागत करती थी, सत्कार करती थी। लेकिन आज उनका लेश भी नहीं है तुम में। अब भाई ये तो मृत है, इसमें कैसे मंजू वचन आ सकते हैं, मंजू रचना वचन आ सकते हैं, अथवा कैसे इसमें अब कटाक्ष हो सकते हैं, ये ना। तो वही बोल रहा है। ऐसे ही याद करते हैं लोग जब रोते हैं ना किसी को देख करके अपने प्रिय को, तो इसी प्रकार से रुदन करते हैं उसके विरह में, कि देखो श्रृंगार को याद करते हैं, उसके द्वारा किए गए प्रेमाचरण को याद करते हैं और रोते हैं। तो बोल रहा है कि अद्य किमर्थम तादृशैः मंजूरचनैः वचनैः पुनः स्मरस्य सचिवैः मनोरमैः कटाक्षैः लेशतोपि माम कथम न सत्करोषि इति वद। तो मेरा सत्कार वैसा क्यों नहीं कर रही है ये बता मुझे आज, पहले जो किया करती थी, ठीक है। तो देखिए, इयं च अत्र पठितराजः वृत्तान्तं निवेदयति अस्य पद्यस्य। इयं च पुरो निपतितां प्रमीतां नायिकां प्रति नायकस्य उक्तिः। प्रमीता अर्थात मृता। यह एक धरती पर जो गिरी हुई है ऐसी प्रमीता मृत नायिका के प्रति उसके नायक की उक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? उपपत्ति कीजिए। तो यह नायिका आलंबना, है ना, नायिका आलंबनम यस्य, सा नायिका आलंबना, रति में विशेषण है ये सब पद, ठीक है। अश्रुपातादिभिः अनुभावैः आवेग विषादादिभिः च संचारिभिश्च वेज्यमाना यास्ति नायकगता रति, ठीक है। अब नायक में रति आ रही है पहले तो, ठीक है। नायिकालंबना है वो, है ना, और अश्रुपातादियों से उसका ज्ञान हो रहा है, वो उसके अनुभव हैं। आवेग विषाद आदि संचारी हैं, वो उसको पुष्ट कर रहे हैं रति को, नायकनिष्ठ रति को, ठीक है। और उन्हीं सामग्रियों से तत्तुल्य सामग्र्य अभिव्यक्ते प्रकृतत्वात् प्रधानीभूते तद्गते एव शोके, उन्हीं सामग्रियों से वहाँ पर उसमें शोक आ रहा है नायक में। उससे उन्हीं सामग्री माने नायिकालंबन होगा, जो शोक होगा उसका आलंबन नायिका है। वो शोक का अनुभव क्या होगा? कोई व्यक्ति अगर किसी में दुखी है, आपको कैसे पता लगेगा? जब वो रोएगा, ठीक है। तो अश्रुपात आदि भी हो जाएंगे, विषाद आदि भी संचारी हो जाएंगे। तो जो सामग्री रति के प्रति बन रही हैं वो समान सामग्री किसमें हो जाएंगी? शोक में। तो रति भी अभिव्यक्त हो रही है और उसी सामग्री से शोक भी अभिव्यक्त हो रहा है। तो बोले प्रधान किसको माने? नायक में दोनों हैं, शोक भी है और नायिका की रति भी है ना। रति को भी याद कर रहा है वो।
है ना, कि कटाक्षैः मां सत्करोषि स्म किमर्थम अद्य न करोषि तुम। तो रति भी है नायक में, नायिका विषयणी, और शोक भी है। किसको प्रधान माने, तो कहते हैं प्रकृतत्वात् प्रधानीभूते शोके। अब यहाँ पर जो है वो जीवित नहीं है ना, मृत है, इसीलिए प्रधानीभूत जो होगा वो प्रकरण के कारण यहाँ शोक होगा। ठीक है, क्योंकि यह प्रकरण जो है वो मृत्यु का है। जीवित दशा में अगर वो इस प्रकार से करता तो कदाचित रति हो सकती थी, लेकिन वो मर गई है, जीवित प्रत्याशा उसकी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रधान है वो शोक होगा, रति प्रधान नहीं होगी। तो तस्मिन् शोके प्रकर्षादंगम, जो रति है वो प्रकर्षक हो गई है, प्रकर्षिका हो गई है, किसकी, शोक की। तो आपने देखा होगा जिस व्यक्ति से अधिक प्रेम होता है ना, उसके विरह में ही शोक ज़्यादा होता है ना। वही मैं कई बार बोलता भी हूँ कि ऐसे तो दुनिया में रोज़ कितने लोग बेचारे अपना देह त्याग कर रहे हैं, लेकिन हम रोज़ नहीं रोते। इवन हमारे आसपास में भी कई बार लोग मरते हैं, आप लोग अनुभव कीजिएगा। ये एक बड़ा ऐसा है ना, अपरिहार्य सत्य है ये, तब भी हमको इतना दुख नहीं होता। कई बार ऐसा होता है हमारे परिवार में भी कई बार लोग जाते हैं, लेकिन उनसे हमारा इतना नैकट्य नहीं होता है, तो तब भी हमें इतना दुख नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमारा संबंधी नहीं है वैसे, है ना, ब्लड रिलेशन उससे नहीं है, लेकिन उससे ऐसा भावनात्मक संबंध स्थापित हो गया है कि अगर वो चला जाए तो वो अपना मतलब रिश्ते में नहीं होने पर भी हमको बहुत दुख होता है, और हम इतने गहरे विषाद में चले जाते हैं कि बहुत समय तक उससे बाहर ही नहीं आ पाते। तो वस्तुतः जो प्रेम, वस्तुतः वहाँ पर दुख कौन देता है, दुख जो स्मृतियाँ होती हैं ना, श्रृंगार की जो प्रेम की स्मृतियाँ होती हैं वो दुख देती हैं। तो वस्तुतः जो प्रेम होता है, जो रति होती है, वह शोक का प्रकर्ष करती है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है यहाँ पर। ठीक है, जिससे जितना अधिक प्रेम होगा उसके मरने पर उतना ही अधिक शोक होगा। तो रतेः शोक प्रकर्षकत्वं प्रसिद्धमस्ति लोकेपि वयं प्रत्यक्षीकुर्मः अस्तु। तो तदेव शोके रतिः प्रकर्षिका अस्ति इति कृत्वा अंगमस्ति। शोक में यहाँ पर जो रति है वो अंग है। अब देखिए, वस्तुतः शोक और जो रति है उनका विरोध है, बताया था ना, श्रृंगार करणयोः विरोधः। ठीक है, पारमार्थिक रूप से देखें तो इनमें विरोध है ना, ज्ञान विरोध भी है और स्थिति विरोध भी है। ठीक है, शोक और रति में, करण और श्रृंगार में। लेकिन जब ये अंगांगी भाव में प्रयुक्त होते हैं, माने एक को अंगी बना दीजिए, एक को मालिक बना दीजिए, प्रधान बना दीजिए, दूसरे को अंग बना दीजिए, तो इनका जो विरोध है वो समाप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या किया, करुणः अत्र अंगी अस्ति, है ना, अतः तदंगत्वेन श्रृंगारस्य उपन्यासः दोषाय न भवति। करुण के अंग के रूप में यहाँ पर जो रति आई है वह उसका विरोध नहीं होगा, उससे कोई रसदोष नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम जो बताया था ना, दो बताए थे ना, एक तो अंगांगी भाव दो विरोधी रसों में, एक बताया था एक अंगी होगा और उसके जो दो अंग बन रहे हैं उन दोनों में परस्पर विरोध है, लेकिन जब वो किसी तीसरे रस के प्रति अंग बन जाते हैं तो उन दोनों का विरोध समाप्त हो जाता है। अब दूसरा उदाहरण देंगे उसका। परंतु इतोपि काचित् मीमांसा अत्र अस्ति चिकीर्षिता पंडितराजस्य तामत्र प्रस्तौति पंडितराजः पश्यन्तु। और कुछ विचार करना चाहते हैं पंडितराज इसमें। यदि तु नायककथा रतिर्नात्र प्रतीयते किंतु निरुक्त सामग्र्या शोक एव प्रकृतत्वादित्या गृह्यते। प्रकृतत्वादित्यादिना गृह्यते तदा नायकालंबना प्रत्युद्गमाद्यानुभाविता हर्षादिभिः पोषिता नायिकाशया रतिरेव तदंगमस्तु। अब बात ये आती है कि कोई प्रश्न कर सकता है ना यहाँ पर कि रति की तो प्रतीति ही संभव नहीं है ना, क्योंकि
रति का वस्तुतः जो विषय है ना, आलम्बन, उसका ही विच्छेद हो गया है भाई, है ना। वस्तुतः रति का आश्रय कौन है, रति का विषय कौन है, आश्रय तो नायक होगा, लेकिन विषय कौन है, नायिका। तो नायिका जीवित है क्या, नास्ति। तो जब रति का आलम्बन का ही विच्छेद हो गया, विषय का ही नाश हो गया, तो रति की प्रतीति कैसे हो सकती है। और जब रति की प्रतीति ही नहीं होगी तो रतेः शोकांगत्वं कथम, अयम प्रश्नः इदानीम उपतिष्ठति तत्समाधातुम् उपक्रमते ग्रंथकारः। पश्यन्तु कि यदि आप ऐसा मानते हैं कि रति आलम्बन का नाश हो जाने के कारण, नायिका के मर जाने के कारण यहाँ पर रति तो हो ही नहीं सकती, तद विषयणी रति नायक में हो ही नहीं सकती, तो दूसरा उपाय दे रहे हैं, यदि तो नायक गता रति नात्र प्रतीयते, है ना। यदि आपको नायक निष्ठ रति नहीं माननी है तो क्या कीजिए, किंतु निरुक्त सामग्र्या शोक एव प्रकृतत्वादिना गृह्यते। किंतु जो निरुक्त सामग्री है, निरुक्त सामग्री माने नायिकालंबन है, अश्रुपात आदि अनुभाव हैं, ये सब जो सामग्री है उनसे क्या मान लीजिए, शोक को ही यहाँ पर मान लीजिए, माने एक ही रस मानिए यहाँ पर शोक, ठीक है, एक ही स्थायी भाव मानिए शोक। रति को मत मानिए, उसके अंग के रूप में भी मत मानिए, क्योंकि रति तो जब होती जब नायिका होती, वस्तुतः नायिका विषयणी रति नहीं हो सकती, क्योंकि नायिका का अभाव है यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हो वो नायिका का शरीर है, नायिका नहीं है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, अब दूसरा उपाय देते हैं, तदा, तो ऐसा कीजिए, काम करते हैं, नायकालंबना प्रत्युद्गमाद्यनुभाविता, देख करके आ जाती थी, ये बोला ना प्रत्युद्गता, है ना, सखी भी सह प्रत्युद्गता, सखियों के साथ आ रही थी, आ जाती थी। तो यहाँ पर क्या व्यंग्य हो रहा है कि नायक विषयणी रति नायिका में भी थी। अच्छा, वस्तुतः होता भी यही है, किसी के मरने के बाद हम जब स्मरण करते हैं ना, तो ये स्मरण नहीं करते कि हम उससे कितना प्रेम करते थे, है ना, हम उसके द्वारा किए गए प्रेम का स्मरण करते हैं, उसने जो भी किया होगा प्रेम में, है ना, उसका स्मरण करते हैं, तो उससे दुख बढ़ता है हमारा। वस्तुतः किसी की व्यक्ति के मरने के बाद हमारे द्वारा किया गया उसके लिए इसका स्मरण कोई नहीं करता है, यह हमारे चित्त का स्वभाव है। तत्कर्तृक जो कार्य होते हैं उनकी जो स्मृति है वो हमारे दुख को बढ़ाती है, कि वो हमारे लिए देखो कैसे खाना बना कर रख के हमको हमारे लिए लाती थी, है ना, कैसे हमारी केयर करती थी, है ना। अगर किसी की पत्नी बेचारी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति की चली जाए तो ऐसे ही सोचेगा वो, है ना, या ईश्वर ऐसा किसी का ना करे, वैसे बस ये दृष्टांत के लिए बोलना होता है केवल, या किसी का पति चला जाए तो भी क्या सोचेगी स्त्री नायिका, कैसे हमारे लिए देखो, हम थोड़ा हमारे सर में दर्द, हम ऐसे भी बोलते हैं कभी उसको चेक करने के लिए कि हमारे प्रति प्रेम है कि नहीं, तब भी तुरंत बाम लेकर के उपस्थित हो जाता था हमारे सर पर लगाने के लिए, है ना, वो सब याद आता है। तो तत्कर्तृक कार्यों की स्मृति होती है। तो वस्तुतः यहाँ पर भी अब दूसरा उपाय यही बता रहे हैं पंडित राज, कि बोला ना प्रत्युद्गता, सखियों के साथ आ जाती थी, तो उस अनुभाव से, उस कार्य से क्या व्यंग्य होता है, नायिका निष्ठ रति व्यंग्य होती है नायक विषयणी। अब उल्टा कर दीजिए रति को, पहले नायक निष्ठ रति व्यंग्य हो रही थी नायिका विषयणी, अभी वो तो संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो आलम्बन है उसका नाश हो गया है। तो क्या कीजिए, नायक में नायक विषयणी रति नायिका में ले जाइए, ठीक है। कि उसका अनुभव क्या है, अब आपको कैसे पता चला कि नायिका प्रेम करती थी नायक से, तो वो बोल रहा है ना प्रत्युद्गता, सखी भी सह प्रत्युद्गता, सखियों के साथ आ जाती थी, आ गई थी। तो उस कार्य से प्रत्युद्गमात, प्रत्युद्गमन रूप जो कार्य है, जो अनुभाव है, तेना अनुभाविता और हर्षादिभिः पोषिता नायिकाशया नायिका निष्ठा रतिरेव तदंगमस्तु, तदंगम नाम शोकांगमस्तु, ठीक है। अगर नायक निष्ठ रति आप नहीं मान सकते क्योंकि आलम्बन का विच्छेद हो गया है, तो नायक विषयणी रति नायिका में मान लीजिए, और उसी रति को, नायिका निष्ठ रति को ही यहाँ पर शोक का अंग मान लीजिए, ठीक है। अयम अस्ति अपरः उपायः, ठीक है। तो रतिरेव तदंगमस्तु, तो बोलते हैं नायिका, अब उसमें बता रहे हैं नायिका गतरतेः, और उसको दृढ़ करते हैं अपनी बात को, नायिका गतरतेः नायक शोक प्रकर्ष हेतुतायाः सर्वसम्मतत्वात्,
और इसको सभी मानते हैं कि वही मैंने जो बताया कि जो व्यक्ति चला जाता है उसके प्रेम का जो स्मरण है वो दुख को बढ़ाता है। वस्तुतः अपना प्रेम का स्मरण दुख को नहीं बढ़ाता। माने अपना प्रेम माने मैंने उसके लिए प्रेम में ये किया, ये बात अधिक स्मरण नहीं दुख नहीं बढ़ाती है। उसने मेरे लिए क्या किया, जो व्यक्ति मर गया उस व्यक्ति ने मेरे लिए क्या किया प्रेम से, उसका स्मरण ज़्यादा दुख देता है। ठीक है, तो नायिकागत रते है नायक शोक प्रकर्ष हेतुताया। नायिकागत जो रति है वो नायक में रहने वाले शोक का हेतु है, ऐसा सब मानते हैं, अर्थात लोक भी इसमें प्रमाण है। ठीक है, सर्वसम्मतत्वात्, तो ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से रति को अब नायक से ले जा करके नायिका में रख दिया और उस रति को अंग बना दिया शोक का। ठीक है, तो बोलते अब इसमें एक और शंका करते हैं, न च नायिकायाः नाशात् तद्गतायाः रतेः असन्निधानात् कथम अंगता इति वाच्यम। ठीक है, अब बोलते हैं कि जैसे नायिका के नहीं रहने पर तद्विषयणी रति नहीं हो सकती, जो कि आपने युक्ति दी ना अभी कि नायक में रति नहीं आ सकती क्योंकि नायिका का नाश हो गया। ऐसे ही नायिका के नहीं रहने पर नायिका उस रति का आश्रय भी कैसे बनेगी, है ना। रति तो रह ही नहीं सकती, नायिका में जो रति थी वो तो नायिका के साथ चली गई। ठीक है, उसका तो असन्निधान है, सन्निधानम नाम सन्निकर्षः, वर्तमानता है ना, उपस्थिति, तो वो तो यहाँ पर है नहीं। नायिका में जो रति थी नायक के प्रति वो तो नायिका के साथ गई ऊपर स्वर्ग, वही बोल रहे हैं। न च नायिकायाः नाशात् तद्गतायाः रतेः असन्निधानात् कथम अंगता। नायिका के नाश हो जाने के कारण उसमें जो नायक के प्रति प्रेम था वह भी अभी यहाँ पर विद्यमान नहीं है, वो भी उसके साथ चला गया। तस्यापि प्रेम्णः असन्निधानात् कथम अंगता, तब उसमें अंगता कैसे आएगी। जो चीज़ यहाँ पर है ही नहीं उसमें अंगता कैसे आएगी, ये अब शंका करते हैं पूर्व पक्षी। ठीक है, तो अब ये बोलते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है भैया कि जो पदार्थ उपस्थित होता है उसी में अंगता आती है। ऐसा जब हो सकता है जब कोई मूर्त पदार्थों में क्या हो, अंगांगी भाव हो। यहाँ पर मूर्त पदार्थों में अंगांगी भाव की बात नहीं है, यहाँ पर भाव में अंगांगी भाव की बात है ना। शोकः अपि भावः अस्ति स्थायी भावः, रतिरपि स्थायी भावः अस्ति, अतः उभयोः स्थायिनोः अंगांगी भावम् अत्र विचार्यते, अंगांगी भावो अत्र विचार्यते। अतः इमौ अमूर्तौ पदार्थौ स्तः, अतः तयोः पदार्थयोः सन्निधानम् अत्र अपेक्षितं नास्ति कि भाई हमको भावना में अगर अंगता ले जानी है तो भावना को उपस्थित होना होगा। तो उपस्थिति माने क्या है, भावना तो गुण है ना, उसका तो स्मृति भी पर्याप्त है ना। वही बोल रहे हैं सन्निधानस्य अंगतायाम अतंत्रत्वेन, अंगता का जो निश्चय होता है उसमें सन्निधान जो है वो अतंत्र है, सन्निधान जो है वो तंत्र नहीं है, सन्निधान का कोई नियम नहीं है। माने जब भी हम किसी की अंगता का विचार करते हैं, है ना, गौणता का विचार करते हैं, तो उस पदार्थ को जिसमें हमको अंगता ले जानी है उसका सन्निधान अपेक्षित नहीं होता, ऐसा कोई नियम नहीं है। न तादृशं तंत्रम यत्र अंगता विचारे अंगस्य सन्निधानम अपेक्षेत। ठीक है, तो अगर नायिका चली भी गई है तो भी तद्गता जो रति थी नायक विषयणी उसका स्मरण तो नायक को हो रहा है ना आज। वही बोल रहे हैं स्मर्यमाणायास तस्याह अंगत्वोपपत्तेः। स्मर्यमाणा जो नायिका निष्ठ रति थी नायक विषयणी उसमें भी अंगता की उपपत्ति हो सकती है, क्योंकि अंगता का विचार करते हैं, जब हम अंगता का निश्चय करते हैं तस्याम अंगतायाम अतंत्रमस्ति किम सन्निधानम, सन्निधान का वहाँ पर कोई नियम कोई आग्रह नहीं होता कि जिसमें आपको अंगता ले जानी है उसका सन्निधान होना चाहिए, वो यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर कोई स्मृत पदार्थ है उसमें भी अंगता जा सकती है। तो यहाँ पर नायिका निष्ठ जो रति थी उसकी स्मृति तो है ना, नायक को अभी याद कर रहा है ना वो कि मुझसे कैसे प्रेम करती थी, सखियों के साथ आ जाती थी मेरे आगमन पर।
तो वो जो स्मृति विषया रति है, स्मर्यमाणा जो रति है, उस रति में नायिका निष्ठ रति में, नायक विषयणी नायिका निष्ठ रति में, ये इस पर ध्यान दिया करो आप, निष्ठ शब्द और विषय शब्द पर, ठीक है। तो नायिका निष्ठ जो रति है नायक विषयणी, वह नायक की स्मृति में अभी है और उसमें अंगता चली जाएगी, शोकांगता, उसमें अंगता का कोई बाधक नहीं है। क्यों? क्योंकि अंगता के विचार में सन्निधान का कोई तंत्र नहीं होता। सन्निधानस्य अंगतायाम अतंत्रत्वेन, सन्निधान की कोई अपेक्षा अंगता के विचार में नहीं होती है। इत्येतावता अस्ति मीमांसा अस्य प्रकरणस्य। अस्तु, अब द्वितीय जो बताया था ना इसी में कि जहाँ पर एक किसी रसांतर के प्रति दो विरोधी रस जब अंग हो जाते हैं तो अपना विरोध को छोड़ देते हैं एक दूसरे के प्रति, ठीक है। जैसे बताया था ना मैंने कि दो व्यक्ति हैं गांव में जिनकी कभी नहीं बनती, बहुत लड़ते हैं बेचारे, इतना लड़ते हैं कि मतलब एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करते। लेकिन उस गांव में कोई और नौकरी तो थी नहीं, तो पास में एक फैक्ट्री लगी, उस फैक्ट्री में दोनों लोग काम करने जाने लगे। तो यद्यपि इन दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं बैठे, कभी एक दूसरे से बात नहीं की, कभी एक दूसरे को देखा भी तो अनिच्छापूर्वक देखा, है ना, दर्शन में इच्छा नहीं थी कभी भी देखने की एक दूसरे को, तो इतना वैर है। लेकिन अब वहाँ कंपनी में तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि साहब यहाँ इस कंपनी में तो ये काम करता है, मैं काम नहीं कर सकता, अपने घर जा भाई। तो जैसे किसी अन्य के प्रति अंग दो विरोधी जन अपना विरोध छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से किसी अन्य रस के प्रति जो अंग हैं, दो रस, यदि वो दोनों रस स्वभाव से विरोधी हैं तो वो अपना विरोध छोड़ देते हैं। तस्य इदानीम उदाहरणम आचार्यः दर्शयति। पश्यन्तु, अंगयोर यथा अंगयोः विरोधः न भवति कदा यदा एकस्मिन् रसे अंगिनी तौ रसौ अंगे भवतः, ठीक है। देखिए, तो अत्र कश्चित् कविः राजानं स्तौति कमचित्, राजा की स्तुति करता हुआ क्या बोलता है, देखिए, उत्क्षिप्ता कबरीभरं विवलिता पार्श्वद्वयं न्यकृताः पादाम्भोजयुगं रुषा परिहृता दूरेण चेलाञ्चलं गृह्णन्ति त्वरया भवत्प्रतिभटक्ष्मापालवामभ्रुवां यान्तीनां गहनेषु कण्टकचिता केकेन भूमिरुहाः। अब राजा ने क्या कर दिया है, इतने युद्ध करके इतने शत्रुओं को मार दिया है कि उन शत्रुओं की बहुत सारी विधवा स्त्रियां हैं बेचारी, जो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने राज्य को छोड़ करके जंगलों में जा रही हैं राजा से बचने के लिए, ठीक है। उनके पति मारे गए हैं इस राजा के द्वारा युद्ध में। तो अपने राजा की स्तुति करने का ढंग देखिए कैसा होता है, कभी बहुत चाटुकार होते हैं, बात ऐसी बोलो कि राजा प्रसन्न होकर के धन दे, ठीक है, बहुत अच्छे लग रहे हो, ये है, मतलब वो भी बोल सकते हो कभी, अगर कोई धीर ललित राजा है तो ये भी बोल सकते हो। लेकिन जो धीरोद्धत होता है उसको युद्ध प्रिय होता है, उसके बल की प्रशंसा करो तो पैसे मिलेंगे, है ना। तो ऐसा कोई सूर राजा है, उसके बल की प्रशंसा कैसे कर रहा है कभी, कि आपकी जो शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं ना, जो वन में जा रही हैं, गहनेषु यान्तीनां तासाम, क्या हो गया है, के भूमिरुहाः कंटकचिताः नसन्ति, है ना, या ये न गृह्णन्ति, जो नहीं पकड़ रहे हैं उनको, किस प्रकार से, उन स्त्रियों को पकड़ रहे हैं वस्तुतः। भूमिरुहाः वृक्षाः, वो भी वृक्ष कैसे हैं, कंटकचिताः, है ना, कांटे वाले जो कटीले वृक्ष हैं ना, बहुत सारे वृक्ष होते हैं, बबूल इत्यादि, वो जो होते हैं बबूल इत्यादि, वो कांटे वाले जो भूमिरुह हैं माने वृक्ष हैं, वो क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं आपकी शत्रु स्त्रियों को जब वो जंगल में जा रही हैं तब, ठीक है। तो भवतः प्रतिभटाः नाम प्रतिभटाः अर्थात युद्धे ते
प्रतिपक्षिणः, युद्ध में तो तुम्हारे प्रतिपक्षी थे, ऐसे जो राजा हैं क्षमापाल, उनकी जो वामभ्रुवाएं हैं, वामभ्रु माने स्त्री, ठीक है, माने युद्ध में आपके शत्रु राजाओं की जो स्त्रियां हैं, वे स्त्रियां जब उनके पति मर गए तो क्या होगा, वो वन को जाएंगी। तो तासाम गहनेषु यान्ति नाम, जब वो गहन वन में जा रही हैं तो के भूकंटक चिताः भूमिरुहाः नसन्ति, ये तासाम, अब वो क्या कर रही हैं, उत्क्षिप्ताः सन्तः कवरीभरम गृह्णन्ति, जब बेचारी जा रही है ना जंगल में वो स्त्रियाँ, तो ये उन्होंने इनको ऊपर फेंका, ऊपर किया, उत्क्षिप्ताः सन्तः, तो इनके बालों को पकड़ लिया, बालों में फंस गए कांटे वाले पेड़, बहुत दुखी है बेचारी, है ना, पति मर गया है। और विवलिताः पार्षद्वयम, बगल में किया, विवलिताः साइड में छटका, तो क्या किया, पार्षद्वयम, है ना, उनकी जो स्कंध देश को पकड़ लिया, पार्षद्वयम गृह्णन्ति, यहाँ पर करता रहेंगे भूमिरुहाः, और ये सब कर्म बोले जा रहे हैं अभी, ठीक है, पार्षद्वयम कवरीरुहम, और ये जो प्रथमांत शब्द हैं वे सभी कर्तृपद हैं, कर्तृपद के विशेषण हैं, ठीक है, उत्क्षिप्ताः विवलिताः, तो उत्क्षिप्ताः सन्तः भूमिरुहाः तासाम यान्तीनाम कवरीभरम, कवरीभरम अर्थात केशजालम, ठीक है, तो इस प्रकार से है। और पार्षद्वयम अर्थात पादयुगलम, ठीक है, और न्यकृताः पादाम्भोजयुगम, नीचे जब वो कर देती हैं, देखो ऊपर फेंकती हैं तो बालों में चिपक जा रहे हैं, बगल में करती हैं तो स्कंद देश में आ जा रहे हैं, और जब न्यकृताः, है ना, बलात् उनको नीचे किया, है ना, अधः क्षिप्ताः तदा पादाम्भोजयुगम गृह्णन्ति, तो उनके पैरों को पकड़ लिया कांटे वाले वृक्षों ने, है ना, कटीले जो वृक्ष थे। और जब बहुत गुस्सा आ गई, अब देखो आप किसी व्यक्ति को सभी दिशाओं में फेंकते हैं लेकिन वो आपसे दूर ही नहीं जा रहा है, आपने ऊपर किया तो बालों को पकड़ लिया, हाँ, आपने इधर उधर किया तो आपके स्कंद देश में आ गया, पार्षद्वयम गृह्णाति सह जनः दुष्टः, और आपने उसको जब नीचे फेंका तो उसने आपके चरणों को पकड़ लिया, है ना, तो अब गुस्सा बढ़ेगा ना, तो ऐसे स्त्रियों को आया रुषा क्रोधेन, रुट क्रोधा, क्रोध से क्या किया, परिहृता दूरेण परिहृता, दूर फेंक दिया। तो जब दूर फेंक दिया तो दूर फेंकने के बाद क्या कर लिया, वो जो कांटे वाले वृक्ष हैं वो उनके हाथ में कोई शरीर का अंग तो नहीं आ रहा है इसका, पहले तो क्या कर रहे थे, बालों को पकड़ रहे थे, स्कंद देश में आ रहे थे, पैरों को पकड़ रहे थे। अब जब दूर फेंक दिया गुस्से में नायिका ने, जिनको बहुत तेजी से दूर फेंक दिया, दूरेण परिहृता, तो क्या कर दिया, इसके वस्त्र को पकड़ लिया, चेलांचलम गृह्णन्ति, दूर से तो वस्त्र हाथ में आ सकता है, तो एवं गृह्णन्ति, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अत्र समासोक्त्यवयवाभ्याम, अब यहाँ पर क्या वस्तुतः अर्थ तो यही निकलता है कि राजा की स्तुति कर रहा है कोई कवि है, कि मतलब यहाँ व्यंग्य क्या होता है, राजा की स्तुति व्यंग्य होती है, कविनिष्ठ जो है वो राजा की भक्ति व्यंग्य होती है। तो वस्तुतः क्या हुआ कि आपने जब उनके पतियों को मार दिया तो राजा के द्वारा शत्रु राजाओं का वध जो है वो उसके उत्कर्ष को बताता है ना, इसीलिए तो वो बेचारी, नहीं तो रानियां थी वो तो जंगल में क्यों जाएंगी, ऐसी स्थिति क्यों होगी उनकी कि उनके बालों में कांटे हैं, उनके कपड़ों में कांटे लग रहे हैं, पैरों में कांटे लग रहे हैं, महलों में रहने वाली हैं, अंतःपुरों में, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने उनके पतियों को मार दिया है, तो इसमें उत्कर्ष है आपका, तो ऐसा उत्कर्ष बता रहा है कोई कवि अपने राजा का, ठीक है। तो अत्र समासोक्त्यवयवाभ्याम, यहाँ पर समासोक्ति के जो अवयव हैं, ठीक है, समासोक्ति अलंकार में क्या होता है, देखिए, परोक्तिर्भेदकैः श्लिष्टैः, ये लक्षण है समासोक्ति का। उसमें क्या होता है, कोई प्रस्तुत पदार्थ होता है, उसके विशेषण जो होते हैं ना वे श्लिष्ट होते हैं, और विशेष्यवाचक जो पद होता है वो अश्लिष्ट होता है, उसका कोई अलग अर्थ नहीं होता, एक ही अर्थ होता है, लेकिन विशेषण जो होते हैं उनके दो अर्थ होते हैं, वो श्लिष्ट होते हैं, ठीक है। तो एक अर्थ तो उस विशेष्य के पक्ष में ही संगत होता है उनका, और दूसरा जो अर्थ है वो किसी दूसरे अप्रकृत अर्थ के साथ संगत होता है, और उस अप्रकृत अर्थ के व्यवहार का आरोप इस प्रकृत अर्थ पर होता है, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए,
ये जो कंटकचिताः भूमिरुहाः ये सन्ति तेषु अथवा तेषां व्यवहारे कामिनः पुरुषस्य व्यवहारस्य आरोपः अस्ति। कामी पुरुष के व्यवहार का आरोप कर रहे हैं कांटे वाले वृक्षों के ऊपर। क्यों? जैसे कोई स्त्री होती है, उसको कामी पुरुष, जैसे कोई नायक से, कोई अपराधी नायक है धूर्त, उससे विमुख हो रही है नायिका, तो वो क्या करता है, उसके बालों को पकड़ के खींचता है, उसको रोकने का प्रयास करता है जब वो दूर जा रही होती है, तो है ना, उसके स्कंधों को पकड़ता है ना, रोकने के लिए। फिर जब वो नहीं मानती तो पैरों में गिरता है, तो लात मार देती है नायिका, रुकता फिर भी नहीं रुकती, तो क्या करता है, साड़ी को पकड़ लेता है। तो जैसे कामी पुरुष कार्य करता है वैसे यहाँ पर कार्य कर रहे हैं भूमिरुह। तो यहाँ पर जो भूमिरुह शब्द है वह अश्लिष्ट है, वो विशेष्यवाचक पद है, उसका नायक अर्थ नहीं है, कामी पुरुष अर्थ नहीं है, उसका अर्थ केवल वृक्ष है। लेकिन उसके जो व्यवहार हैं, विशेषण वाक्यार्थ हैं, उनसे वो वे सभी श्लिष्ट हैं, है ना। तो उत्क्षिप्तः कामीजनः कवरीवरं गृह्णाति, हाँ, विवलितः पार्श्वद्वयं गृह्णाति। तो उत्क्षिप्तत्वादि विवलितत्वादि जो विशेषण हैं वो जैसे वृक्षों के साथ अन्वित हो रहे हैं प्रकृत अर्थ के साथ, वैसे ही कामी पुरुष रूप जो अप्रकृत अर्थ है उसके साथ भी उसका अन्वय हो जाएगा। तो फिर उससे क्या होगा, प्रकृत जो वृक्ष हैं उन पर कामी पुरुष के व्यवहार का आरोप होगा। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, अत्र समासोक्त्यवयवाभ्याम तरु कामी कर्तृका। तो एक तो तरु हो गए प्रकृत पदार्थ वृक्ष जो हैं, और कामी हो गए अप्रकृत पदार्थ। तदुभय कर्तृका रिपु कामिनी कवर्यादि ग्रहण रूपाभ्याम, है ना, रिपु कामिनी के कवर्यादि का जो ग्रहण है, तो कर्तृकत्व विशेषण क्या है, ग्रहण में विशेषण है। ठीक है, तरुकामी कर्तृकम यत् रिपु कामिनी कवर्यादि ग्रहणम, शत्रु स्त्रियों का जो केशादि का ग्रहण है। ठीक है, तद्रूपाभ्याम प्रकृता प्रकृत व्यवहाराभ्याम। समासोक्ति के अवयव दो हैं यहाँ पर, एक प्रकृतार्थ का व्यवहार और एक अप्रकृतार्थ का व्यवहार। प्रकृतार्थ व्यवहार क्या है, वृक्षों का इस प्रकार से शत्रु स्त्रियों के वस्त्रादि को पकड़ना। अप्रकृतार्थ का व्यवहार क्या है, कामी पुरुष के द्वारा किसी भी स्त्री नायिका के वस्त्रादि को इस प्रकार से पकड़ना। ताभ्याम व्यक्तयोः, उन दोनों से क्या व्यक्त हो रहा है, तो जो प्रकृत अर्थ का व्यवहार है ना, माने वृक्ष के द्वारा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिएगा अच्छे से, कठिन नहीं है लेकिन थोड़ा सा बुद्धि का आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। प्रकृतार्थ का जो व्यवहार है, माने वृक्षों के द्वारा जो शत्रु स्त्रियों के वस्त्रादि का ग्रहण है, उससे व्यक्त होगा यहाँ पर करुण रस, है ना, कि देखो पति के विरह में बेचारी कितनी परेशान हैं, जंगल में घूम रही हैं, तो उनके वस्त्रों में, पैरों में, बालों में कांटे लग रहे हैं। ठीक है, तो प्रकृतार्थ व्यवहारेण अत्र अभिव्यज्यते करुण रसः। ठीक है, और अप्रकृतार्थ का जो व्यवहार है वो क्या है, कामी पुरुष के द्वारा स्त्रियों के केशादि का ग्रहण। ठीक है, तो उससे क्या व्यक्त होगा, श्रृंगार रस। ठीक है, भाई कामी पुरुष ग्रहण कर रहा है स्त्री का, तो वहां पर शोक तो नहीं है, वहां पर तो रति है तद विषयणी उस नायक में, तो उससे अप्रकृतार्थ के व्यवहार से यहाँ पर व्यक्त होता है श्रृंगार। तो इसलिए बोल रहे हैं प्रकृता प्रकृत व्यवहाराभ्याम व्यक्तयोः करुण श्रृंगारयोः। तो यहाँ पर यथासंख्यम अन्वय करना होगा। प्रकृत व्यवहारेण व्यक्तस्य करुणस्य, अप्रकृत व्यवहारेण व्यक्तस्य श्रृंगारस्य। ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही अंग हैं। कहाँ पर, राज विषयक रति भाव में। राज विषयक जो कविनिष्ठ रति है ना, ये दोनों उसमें अंग हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर विरोध का परिहार देखिए कैसे हुआ। वस्तुतः करुण श्रृंगारयोः विरोधः अस्ति। ठीक है, करुण और श्रृंगार में विरोध है, लेकिन ये दोनों ही विरोधी रस, करुण और श्रृंगार, जो प्रकृत और अप्रकृत अर्थ के व्यवहार से यहाँ पर व्यक्त हो रहे हैं, ये दोनों ही करुण और श्रृंगार जो परस्पर विरोधी हैं, वे यहाँ पर
भावत ध्वनि के प्रति क्या है, अंग बन गए। भावत ध्वनि यहाँ पर अंगी बन गई, ठीक है। तो भावत ध्वनि के अंगी हो जाने पर उसके दोनों जो अंग बन गए कर्ण और श्रृंगार, उनका विरोध हो गया समाप्त। यही तो बोल रहे थे कि एक राजा के लिए काम करने वाले दो विरोधी जन भी अपने विरोध को छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से कविनिष्ठ राज विषयक रति रूप भाव में जो दो अंग हैं वो यहाँ पर प्रधान है। राजा की स्तुति जो है वो प्रधान है यहाँ पर, ठीक है। ना कर्ण प्रधान है ना श्रृंगार प्रधान है। राज विषयक जो स्तुति है कविनिष्ठ, वो यहाँ प्रधान है भाव। तो उसकी प्रधानता होने पर उसके प्रति दोनों अंग बन गए, कौन, कर्ण और श्रृंगार। तो वस्तुतः कर्ण और श्रृंगार में विरोध है, लेकिन किसी दूसरे अंगी रस के प्रति जब ये दोनों अंग बन जाएंगे तो उस अंगावस्था में अपने नैसर्गिक विरोध का परिहार कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। अयमस्ति अत्र परिहार विधि। अस्तु, तदेवोच्यते अत्र समासोक्त्यवयवाभ्यां व्यवहार इत्यत्र अन्वयः अस्य तृतीया द्विवचनान्तस्य पदस्य। तरुकामि कर्तृक रिपुकामिनी कवर्यादिग्रहणरूपाभ्यां प्रकृता प्रकृत व्यवहाराभ्यां व्यक्तयोः करुणश्रृंगारयोः कुत्र अंगत्वम, तो बोलते हैं राज विषय का रति भावे अंगत्वम। अब यहाँ पर रति के बाद भाव क्यों लिख रहे हैं उसको भी समझ लीजिए। यह आपको पहले बताया है इसी पाठ में कि केवल जब कांत विषयक या कांता विषयक रति होगी तभी वह स्थायी होगी, अन्यत्र सभी जगह पर वो भाव होगी, अर्थात व्यभिचारी भाव बनेगी, स्थायी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर भी जो रति है वो राज विषयक रति है, कांत विषयक या कांता विषयक रति नहीं है। इसलिए वो यहाँ पर स्थायी भाव न बन करके क्या बनेगी, भाव माने व्यभिचारी भाव बनेगी केवल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पद्य हो जाएगा वो भावत ध्वनि वहाँ पर कहलाएगा। जो व्यपदेश होगा वो भावत ध्वनि का व्यपदेश होगा, रस का व्यपदेश नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यद्यपि रति प्रधान है लेकिन वो रति कैसी है, राज विषयक रति है, कांता विषयक या कांत विषयक रति नहीं है, ठीक है। इसीलिए भावत ध्वनि का उदाहरण है। अस्तु, अब ये आचार्य बोलते हैं पंडित राज के, देखो पहले क्या बोल रहे थे, ये भी विलक्षण एकदम आचार्य हैं। पहले बोल रहे थे कि अगर कोई कवि अपने काव्य में रस का परिपोष चाहता है ना, आसित करो स्वकाव्ये रस परिपोषम इच्छता कविना, ऐसा कुछ वो था, परिपोष्टु कामेन कविना, ऐसा कुछ था वाक्य। विरुद्धयोः रसयोः उपन्यासः न कर्तव्यः, ऐसी पंक्ति आई थी पहले कि अगर कोई कवि अपने काव्य में प्रकृत रस का परिपाक अच्छे से चाहता है तो वह उसके विरोधी रस का ग्रहण न करे, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, देखो बोल रहे हैं अवश्य करना चाहिए, विरोधी रस का ग्रहण अवश्य करना चाहिए, उससे रस में और सुंदरता आती है। बताओ कैसी विलक्षण बात है। पहले मना कर रहे हैं और यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसा करना चाहिए, तो ये तो स्ववचन विरोध हो जाएगा फिर पंडित राज के वचनों में, है वह तो व्याघात हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए वो समझ लीजिए। विरोधी रस का प्रयोग तो करना चाहिए, उससे काव्य की अनिर्वचनीय शोभा आती है, लेकिन बाध्यत्वेन प्रयोग करना चाहिए, है ना। विरोधी रस का माने उसको छोटा बना करके प्रयोग करना चाहिए, प्रकृत रस की अपेक्षा उसको तुच्छ बना दीजिए, ऐसे प्रयोग कीजिए तो अच्छा लगेगा काव्य आपका। किंच प्रकृत रस परिपुष्टिमिच्छता, अगर आपका मान लीजिए प्रकृत रस है वीर और उसका परिपोष चाहते हैं अच्छे से हो, तो आप भयानक का प्रयोग कीजिए जो उसका विरोधी है, लेकिन उसके अंग के रूप में कीजिए, ठीक है। तो कैसे करना चाहिए, विरोधिनोपि रसस्य, विरोधी भी रस का बाध्यत्वेन निबंधनम कार्यमेव, करना ही है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, कार्यमेव, लेकिन बाध्यत्वेन बाध्य रूप से करना चाहिए, है ना, अर्थात उसको तुच्छ बना करके करना चाहिए। बाध्यत्वम आचार्यः स्वयं परिभाषिष्यते अग्रिम पंक्तौ, परंतु अत्र एतावता भवन्तः जानन्तु, उसको तुच्छ बना करके, अंग बना करके, जो विरोधी रस है ना उसको प्रकृत रस की अपेक्षा तुच्छ बना दीजिए और उसका निबंधन जरूर कीजिए, विरोधी रस का निबंधन जरूर कीजिए। तो बोले इसमें क्या मजा है किसी को तुच्छ बनाने में।
तो बोले तथा ही सती, ऐसा करने पर क्या होगा, वैरी विजय कृता वर्ण्यस्य कापि शोभा संपद्यते, कापि नाम अनिर्वचनीय शोभा संपद्यते। देखिए जैसे किसी राजा का आप सामान्य वर्णन करते हो, ठीक है, और एक वर्णन करते हो उसका शत्रुओं को हराने वाला राजा, शत्रुओं का वर्णन करते हो, पहले उसके शत्रुओं का वर्णन करते हो, खूब उत्कर्ष से वर्णन करते हो, फिर अंतिम में बोल देते हो कि इनको मार दिया है जिसने, ठीक है। तो यहाँ पर विरोधियों का वर्णन किया लेकिन उनको पराजित कर दिया, विरोधियों को पराजित कर दिया। तो विरोधियों को पराजित कराने के बाद जो वर्णीय विषय की शोभा होती है वो अधिक बढ़ जाती है। एक तो राजा को सीधा वर्णन कर दिया कि राजा ऐसा है, उसका शौर्य ये है वो है, और एक ऐसे वर्णन किया कि इस देश के जो महान राजा हैं, उस देश के जो महान राजा हैं, उनका ये कीर्ति है, उनकी ये कीर्ति है, उन सबको जो जीतने वाला है ऐसे आप हैं। तो यहाँ पर ये जो वैरी विजय कृता वर्ण्यस्य, वैरी विजय के द्वारा माने जिस वर्ण विषय की शत्रु पर विजय दिखा दी जाती है उस वर्ण विषय की शोभा कुछ अनिर्वचनीय जैसे हो जाती है, वैसे ही किसी भी रस का अगर विरोधी रस का वर्णन आप कर देते हो तो उसकी शोभा और बढ़ जाती है, उसकी पुष्टि और हो जाती है। लेकिन विरोधी रस का प्रयोग, उसका निबंधन करना कैसे चाहिए, तो वो बोल रहे हैं बाध्यत्वेन, बाध्य रूप में करना, बस ये ध्यान रखना। तुल्य मत कर देना, है ना, सम उसके मत कर देना, बराबर मत कर देना, नहीं तो प्रतिबंधक हो जाएगा, वो आपके प्रकृति रस को ही ऊपर नहीं आने देगा, उसी को खत्म कर देगा, है ना। आया था ना सुंदोपसुंदर न्याय ना उभयोः उपहति स्यात्, तो कैसे करना है, बाध्यत्वेन करना है, ठीक है। तो अतः अवश्यं विरोधिनः रसस्य निबन्धनं कार्यम्। अस्तु, अलम् एतावता पाठेन पुनः अस्मिन्नेव विषये इतोपि सन्ति काश्चन युक्तयः पण्डितराजस्य, ताः वयम् आगामिनि पाठे द्रक्ष्यामः। अस्तु।